आप सबका आज के सत्र में स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेश जैन, चिकित्सा विशेषज्ञ, उपस्थित हैं। डॉक्टर जैन ने वर्ष 84 में गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और फिर 87 में वहीं से इंटरनल मेडिसिन में एमडी की और वे लगभग 36 वर्ष से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर जैन से कि वे आए और बताएं। आज का हमारा विषय है हृदय रोग और उनकी रोकथाम, और विशेषकर ये जो शीत का सीजन चल रहा है, शीतकाल चल रहा है, इसमें हृदय रोग कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसमें हम कुछ विशिष्ट सावधानियों की आवश्यकता होती है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें न केवल हृदय रोग के बारे में बताएं, बल्कि ये जो शीतकाल है इसमें किस तरीके की सावधानियां बरतना चाहिए उस विषय पे भी हमसे वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरे को एक मौका दिया कि मैं आप सबके साथ लाइव चर्चा कर सकूं। और रही बात शीतकालीन में, हार्ट के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो शीतकाल में होती हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो गर्मी में होती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो बारिश में होती हैं। मगर ये चीज देखने में आया कि खास करके श्वास के रोग और हृदय रोग, ये दो बीमार लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि ये ठंडों के सीजन सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए खतरनाक होता है। उसके दो कारण होते हैं कि हार्ट के मरीजों को ठंड में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है हार्ट को, क्योंकि बाहर मौसम ठंडा होता है और उसके कारण से जो हमारी खून की नसें जो बाहर पेरिफेरी में ब्लड सप्लाई करती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसको पंप करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो उसके कारण से एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, और जो ऑलरेडी हार्ट के मरीज रहते हैं तो चूंकि उस हार्ट के ब्लड को पेरिफेरी तक पहुंचाने के लिए हृदय को सामान्य से ज्यादा धड़कना पड़ता है, जिसको हम हार्ट रेट बढ़ाने की बात करते हैं। जब चीज एक सामान्य तौर पे एक चक्कर में पहुंची, वो नहीं पहुंची, तो हमको 2 चक्कर लगाना पड़ते हैं, 1.5 चक्कर लगाना पड़ते हैं। तो हार्ट के ऊपर फिर ये लोड फिर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ने के रूप में, ब्लड प्रेशर बढ़ने के रूप में। और चूंकि जब जो प्लॉक्स, मतलब एक जो हम लोग जिसको कहते हैं एक थक्के टाइप के जो जमे रहते हैं सामान्य तौर पे खून के नलियों में, तो वो थक्के कई बार फिर वहां से जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो रिलीज हो जाते हैं। और हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं सामान्य तौर पे उन थक्कों के टूटने के कारण जो आगे जाकर के कोरोनरी में फंस जाते हैं, उसके कारण को हम जो बोलते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, इन्फार्क्शन हुआ। और कई बार उसको मिस नॉर्मर के रूप में हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं, जबकि हार्ट फेल्योर एक अलग चीज होती है। वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकल फेल्योर या सीसीएफ एक अलग, तो अलग टर्म भी है और उसके अलग कारण भी होते हैं, पर वो भी शीतकाल में बहुत ज्यादा होता है। इन सामान्य सी बात है। तो 2 3 4 चीजें जो खास करके हार्ट के मरीजों के साथ रहती हैं। एक तो ठंडों में बाहर जो कई बार लोग कहते हैं ना, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग घूमने जाना चाहिए, तो हार्ट के मरीजों को और सामान्य तौर पे मैं तो दूसरे मरीजों को, यदि हम कल परसों का अखबार देखेंगे तो एक डॉक्टर ने अभी जाके अपनी पूरी मैराथन रेस पार करके पूरा 41 किलोमीटर पूरा दौड़ के आए, जीत के आए, सब कुछ किया, और घर आया, थोड़ा अचानक सीने में दर्द हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो कई बार ये चीज रहती ठंडों में, यही जो सबसे बड़ा भय रहता है। आदमी हेल्दी सीजन तो बोलता है, मगर कई बार हेल्दी सीजन हमारे लिए अनहेल्दी का भी काम करता है। तो कई बार क्या होता है कि हमेशा हार्ट के मरीज जिनको मालूम है वो तो मालूम है भाई ये तो मरीज है, वो अपनी चिंता कर लेते हैं। पर कई बार जो होता है हिडन टाइप के जो हार्ट के मरीज रहते हैं, जो यंग एज के जो आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो अपनी स्थितियों को अंदर से नहीं पहचानते हैं और वो एक्स्ट्रा वर्क करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में हो या वेट लिफ्टिंग के रूप में हो या एक्स्ट्रा घूमने के रूप में हो। और ये चीज मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सुबह सुबह सभी के लिए मैं मना कर रहा हूँ। सूर्य की रोशनी जब हमारे सामने आ जाए, 7 8 बज जाए, जब थोड़ा बॉडी गर्म हो जाए, तब हमको बाहर घूमने निकलना चाहिए। दूसरी चीज एक और, मैं चूंकि दवे साहब एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, कि ठंडों में जब हम बेड पे सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं, तो उसमें चादर जो बिछी रहती है उसके ऊपर एक यदि आप कंबल बिछा लें, पुराना कंबल या नया कंबल से बेहतर होता है पुराना कंबल, को उसमें हीट रहती है, तो वो जो पूरी बॉडी को हीट बना के रखता है पूरी रात में। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हम लेटते हैं तो बिल्कुल बिस्तर बर्फ मामूल ठंडा होता है, और जैसे हम रात में करवट बदलते हैं तो फिर हम लोग एकदम ठंड का एहसास होता है, क्योंकि बिस्तर काफी ठंडा होता है। और इसलिए एक कंबल बिछा करके सभी लोग सोएं। और एक चीज और, जो कई बार के बहुत मोटी रजाई ओढ़ लें तो ठीक है, या एक अकेला कंबल ओढ़ लें। यदि ज्यादा ठंड है तो मेरा ये कहना है कि एक मोटा कंबल की बजाय 2 पतले कंबल ओढ़ लें। उसका कारण इतना सा है कि एक कंबल को जब हम ओढ़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जब दूसरा कंबल डालते हैं,
तो उसके दोनों कंबलों के बीच में जो हवा रह जाती है, वो हवा ऊष्मा के कुचालक का काम करती है, और उसके कारण से बॉडी में हीट बनी रहती है, और वो कंबल, एक कंबल से ज्यादा दो छोटे कंबल एक दूसरे के ऊपर ओढ़ते हुए जो लेते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं। ये तो चीज हुई जो सोने के लिए जो व्यवस्था है। घूमने के लिए भी हम यदि बेहतर होगा कि बजाय एक कोट डालने के, एक आप सबसे बेहतर रहता है कि इनर, जिनको हम बोलते हैं रात में पहन करके सोते हैं या नहीं भी पहन के सोते हैं, तो सुबह इनर पहन करके बाहर निकलें। और खास करके सिर पे एक टोपा जरूर बांधें, क्योंकि कान नाक आंख सभी हमारे जो डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं, जो जिनसे कि हम डायरेक्ट हवा अपने शरीर में प्राप्त करते हैं। और एक बात और है, बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा ना करें कोई भी एक्सरसाइज करके, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं पसीना आएगा तो हमारी एक्सरसाइज सही मानी जाएगी। तो उसमें ये कहना है कि बहुत ज्यादा ठंडों में पसीना कम आता है, और हार्ट की गतिविधियां और ब्लड प्रेशर की गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो पसीने आने तक का हमको इंतजार एक्सरसाइज में नहीं करना है। हमें ये देखना है कि वो सामान्य से रूटीन में हम जो सामान्य तौर पे जो एक्सरसाइज करते थे उससे थोड़ा कम करें। और जब हमें लगता है कि हम अपने जो भी डेली के मास कर चुके हैं तो उसको कम से कम उसी पे अपने को रोक लें। चाहे तो थोड़ा रेस्ट लेकर फिर एक्सरसाइज कर लें। खासकर अभी आपने देखा हो गर्मियों में तो आदमी अपने घरों पर, तो ठंडों में कई बार बर्फ का आनंद लेने के लिए कश्मीर वगैरह जाते हैं बच्चे लोग, उनके साथ बड़े भी जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो ठीक है, मैं उतना ज्यादा नहीं प्रेशर करूंगा कि वो लोग अपने एंजॉय ना करें, और बड़े लोगों को जो उनके माँ बाप हैं या जो और लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर होने लगी है, वो थोड़ा इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बर्फ में बहुत ज्यादा ना घूमें। और कभी बर्फ जमी हो तो कई बार आप देखिएगा कि वो बर्फ हटाने की कोशिश करने के चक्कर में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। खास करके जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जब बर्फ जम जाती है उनके घरों के सामने, तो उन दिनों में वो जब बर्फ हटाने की कोशिश करते हैं उनके हार्ट को अनियमित काम करना पड़ता है, उसमें हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। हिंदुस्तान में तो ये सिर्फ 2-3 स्टेट में ही बर्फबारी होती है, और विदेशों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक ये बर्फ गिरने और बर्फ को हटाने के सीजन में ही सबसे ज्यादा हार्ट अटैक अमेरिका और इंग्लैंड में एक कैलामिटी के रूप में रहती है सीजन जो रहता है। तो इस तरह से कुछ जो बेसिक जानकारी जो थी वो मैंने देने की कोशिश की। साथ में स्मोकिंग को लोग सबसे पहले अवॉइड करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोग ठंडों में खास करके हम ठंड भगाने के लिए हम स्मोकिंग कर रहे हैं। तो स्मोकिंग और ज्यादा नुकसानदेह फेफड़ों के लिए भी, हार्ट के लिए जनरलाइज वे में। और दूसरा तो शराब का सेवन ठंडों में लोग ज्यादा बढ़ते हैं कि हम ठंड को दूर करने के लिए हम शराब का सेवन कर रहे हैं। पर यहाँ मैं फिर बताना चाहूंगा दुबे साहब इस चीज में कि शराब पीने से अंदर का इंटरनल कोर टेम्परेचर तो कम है, पर बाहर का टेम्परेचर जो है, बाहर की कैपिलरीज ज्यादा खुल जाती हैं, उसके कारण अंदर हाइपोथर्मिया के चांस हो जाते हैं, बाहर आदमी को गर्माहट लगती तो वो अपने और ठंड में एक्सपोज हो जाता है। तो ठंडों में शराब का सेवन, स्मोकिंग वगैरह ये सभी बंद रखें। हम तो कहते हैं शराब और धूम्रपान हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इनको कभी ना लें। मगर जो लोग लेते भी हैं तो इन दिनों में कम से कम मात्रा करने की कोशिश करें, या बिल्कुल ही बंद कर दें तो बेहतर है। तीसरी चीज जो रहती है हार्ट की दवाइयों के बारे में कहना है कि डॉक्टर्स के पास नियमित रूप से जाएं, और जो दवाई प्रेस्क्राइब्ड है उस दवाई को नियमित रूप से बराबर लेते रहें, क्योंकि इन दिनों में हार्ट अटैक के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। खास करके मॉर्निंग टाइम्स के सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में हार्ट अटैक की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। और ये बाकायदा साइंटिफिक फैक्ट है कि क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, उसका कारण वही रहता है कि एकदम आदमी ठंडे में अपने आप को एक्सपोज करता है, कोरोनरी जो रहती है सिकुड़ जाती हैं, ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंच नहीं पाती, और मॉर्निंग टाइम हार्ट अटैक इज द कॉमनेस्ट हार्ट अटैक इन द वर्ल्ड मतलब। तो इस तरह की ये सब चीजें हैं। और इधर साथ में हार्ट अटैक के मरीजों की एक चीज और है कि वो जितना दूर हो सके मोबाइल से दूर रहे, जिसको आजकल मोबाइल फास्टिंग भी बोलते हैं। परिवार के बीच में रहें, अच्छी भरपूर नींद लें, वातावरण में उल्लास में वातावरण में रहे, यारों से, मित्रों से, सबसे, परिवार से सब हंसे बोले, जिससे कि एक जो प्रेशर सब तरह के रहते हैं वो प्रेशर, मानसिक प्रेशर भी काफी कम हो जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ और अधिक आप लोग, ये हार्ट के बारे में रहता है तो हार्ट में जो कोरोनरीज, लेफ्ट राइट कोरोनरीज जो रहती है उनसे ब्लड सप्लाई ज्यादा रहती है। सामान्य तौर पर लेफ्ट कोरोनरी हार्ट के ज्यादातर पोर्शन को सप्लाई करती है, राइट कोरोनरी थोड़े कम पोर्शन को सप्लाई करती है। और हार्ट की ब्लड सप्लाई, जो हार्ट की स्पेशली हार्ट की ब्लड की सप्लाई की बात करें तो पूरे शरीर को जब हार्ट दो चीजों में होता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। सिस्टोल में पूरे शरीर को ब्लड भेजता है हार्ट, और डायस्टोल में खुद हार्ट अपने आप को ब्लड सप्लाई करता है। इसलिए सिस्टोल और डायस्टोल जो रहता है, एक होता है सिस्टोल जिसमें हार्ट
पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें पूरे एओर्टा से ब्लड होते है, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचता है। और जब हार्ट रिलैक्स होता है, जिस टाइम हार्ट की अंदर की ब्लड लेफ्ट से राइट में जिन जिन चीजों को जिस तरह से है उन सब चीजों में जब ब्लड जाते हैं, तो उस टाइम जो रहता है डायस्टोल, जिस टाइम हार्ट रिलैक्स होता है उस टाइम हार्ट की कोरोनरीज को ब्लड सप्लाई होती है। तो डायस्टोल भी उतना ही जरूरी जितना सिस्टोल हो। जब जैसे दिल की हार्ट अटैक जब होता है, आपने देखा हृदय की गति अनियंत्रित हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस टाइम हार्ट की ब्लड सप्लाई काफी कम हो जाती है, कोरोनरीज डायस्टोल में भर आती है, और कोरोनरीज को भरने के लिए हार्ट को समय नहीं मिल पाता, इसलिए हार्ट की अत्यधिक गति नुकसानदेह होती है सर। और हार्ट अटैक से यदि रिलेटेड है तो सामान्य तौर पर दो तरह के हार्ट अटैक होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक इंफीरियर होता है मोटे तौर पे। बाकी उसके फिर क्लासिफिकेशन होते हैं, एंटेरोलेटरल भी होता है, इंफेरोलेटरल भी होता है, एंट्रोसेप्टल भी होता है, मगर मोटे तौर पे दो तरह के हार्ट अटैक होते हैं। एंटीरियर हार्ट अटैक जिसमें कि जो ईसीजी से जिससे मालूम पड़ता है, ईसीजी में लीड 1 एवीएल और चेस्ट लीड जो होती है उसमें आता है, और इंफीरियर एमआई जो होता है वो लीड 2 3 और एवीएफ में रिफ्लेक्ट होता है। तो जब कभी सीने में भारीपन हो या आपके कंधों में भारीपन हो, कई बार लोगों के बारे में एक गलत धारणा है कि यदि लेफ्ट हैंड में दर्द है, सीने में लेफ्ट साइड में दर्द है, तो ही वो हार्ट का दर्द होता है और कहीं नहीं होता। तो ये मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि हृदय का दर्द, जो हार्ट का दर्द होता है, वो राइट में भी हो सकता है, सीने के लेफ्ट में भी हो सकता है, दोनों हाथों में आ सकता है, सिर्फ जबड़े के ऊपर, यहाँ पे भी चिन के ऊपर भी आ सकता है, दांतों में आ सकता है, और जो गर्दन के पीछे का एरिया है, जो बीच वाला एरिया होता है, वहां पर भी हार्ट का दर्द आ सकता है। इसलिए हार्ट का दर्द बहुत सारे जगह पर रिफ्लेक्ट होता है। कई बार इपिगेस्ट्रिक पेन, जिसको हम मैदे में दर्द होता है, लोग उसको गैस का दर्द समझते हैं, तो कई बार इंफीरियर एमआई का रिफ्लेक्शन उसी रूप में रिप्रेजेंट होता है, जैसे पेट में गैस बन रही है, पेट में दर्द है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन है वो बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपका हार्ट का दर्द लेफ्ट साइड में होगा और लेफ्ट साइड से होता हुआ आपके लेफ्ट हाथ में ही आएगा, ये जानकारी भी जरूरी है। और कई बार सीने के दर्द में दो चीजें और होती हैं। कई बार आदमी कहता है हमें प्रिकिंग सेंसेशन है, कोई बोलता है हमें सुई सरी की चुभ रही है। तो सामान्य तौर पर प्रिकिंग सेंसेशन और जो है सुई जैसी चुभना, वो हार्ट अटैक के लक्षण तो नहीं होते हैं, पर फिर भी कभी भी किसी तरह का सीने में भारीपन या पसीना आना या अनईजी लगना, उस टाइम हमारा ये कहना रहता है हमेशा कि एक बार डॉक्टर को जाकर के अपना ईसीजी जरूर करवा लें, तो या फिर डॉक्टर यदि कोई और इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा तो फिर उसके लिए आगे बढ़ेगा। बाकी भोजन के बारे में भी कई बार मिस रहती ठंडों में के बहुत सारा खाना चाहिए, ठंडों में सब पच जाता है, खाना पचाने की शक्ति ज्यादा हो जाती है। ये बात सच है, ठंडों में ज्यादा भूख लगती है, लोग कहते हैं जठराग्नि भी बड़ी रहती है, मगर खाने में उसमें भी आप लोग विशेष ध्यान रखें, जितना कम से कम खाना हल्का हो उतना अच्छा रहता है। हाँ, बाकी गुड़ वगैरह का सेवन, जो लोग डायबिटीज नहीं है तो शक्कर के बजाय यदि गुड़ का सेवन करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। ड्राई फ्रूट्स भी लें, फ्रूट्स भी लें, मगर कोशिश ये करें कि हम एकदम से बहुत ज्यादा खाना इतना ना खा लें एकदम, क्योंकि अभी रिसेप्शंस के बहुत ज्यादा सीजन चलेंगे इस वक्त शादियों के, तो उसमें अति भोजन से भी परहेज करें, और बहुत ज्यादा खाना एक बार एक साथ खाने की कोशिश ना करें, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मील्स के रूप में लें, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके लेने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न हो या कोई विशेष चीज हो तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा सुनने में आया है कि फीमेल के मुकाबले क्या मेल को ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं क्या, ऐसा हाँ, ये कुछ है? बात सच है डॉक्टर साहब, ये बात सच है कि एक जी पर्टिकुलर एज तक, जैसे हम इस चीज को अपन 45-50 साल की उम्र तक पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, महिलाओं को कम होते हैं, क्योंकि उनको ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो उनके हार्मोन्स रहते हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिला रहता है। बट जैसे ही ये उम्र 50 के आसपास मीनोपॉज किए जाती है, तो महिला और पुरुष का औसत सामान्य तौर पे बराबर के आसपास आ जाता है। ये बात आपका सच है कि युवावस्था में या प्रौढ़ अवस्था में या 50 तक की एज में मेल और फीमेल में डिफरेंस काफी रहता है, बट 50 के बाद मेल फीमेल के डिफरेंस धीरे धीरे कम होते होते बराबर के लेवल पर आ जाते जी सर, थैंक यू सो मच। हैं। डॉक्टर साहब, ये एक फैक्टर है जो मैं कभी पढ़ रहा था कि पिछले 30 साल में लगभग 60% का इंक्रीज है हार्ट डेथ्स में। जी सर। तो ये 30 साल में ऐसा क्या हो गया, क्यों ये बढ़ रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो इस पे आपसे हम चाहेंगे जानना, और सर फिर 30 राहुल साल को। में हम जिस चीज को सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छी बात उठी आई, 30 साल में जो हुआ है फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, और
आराम के साधन बढ़ गए, मतलब भौतिक साधन तो बहुत बढ़ गए, और आत्मिक साधन, जिसको हम आत्मा का जो मजबूती कहते हैं, उसमें सोल वाली बात जो आती है, उसको रिलैक्स होने के मौके कम हो गए। शरीर से एक्सरसाइज, जो मेहनत जो थी, जो शरीर करता था, वो बिल्कुल कम से कम होती चली जा रही है। और आप देख रहे हैं दिन पर दिन कि हर चीज अब तो ऑनलाइन सब चीजें उपलब्ध होती चली जा रही, तो लोगों का जो थोड़ा बहुत सामान, ग्रोसरी खरीदने भी बाजार जाना पड़ता था, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो फिजिकल इनएक्टिविटी जो बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। फिर सबसे बड़ा चीज प्रदूषण, जो दिन पे दिन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि चाहे पहले भोपाल का वातावरण कितना साफ सुथरा था, आपको ही मालूम है। कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि डेवलपमेंट किस कॉस्ट पर हम कर रहे हैं, देश का विकास। जब हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, जब पूरे शहर को चारों तरफ से घेर देते हैं, तो उससे उत्सर्जन होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर ऑक्साइड हो, चाहे जो भी विषैली गैसें हैं, या जो जहरीला पानी हो जाता है, वो बहता हुआ आखिर हमारे वाटर रिसोर्सेज से लेके सभी को गंदा करता है। तो प्रदूषण सबसे बड़ी चीज है। फिर मरीज को जो एक जो रिलैक्स होने के कारण साधन बनते थे, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद है, एक्सरसाइज करना, घूमना फिरना। एक सबसे बड़ी चीज, जो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जल्दी उठना लोग करते थे, अब उठना तो बिल्कुल बंद हो चुका है। अब सब सुबह की लाइफ जो है, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, कोई उठता है, कोई 10 बजे उठता है। तो जो हार्मोन्स लेवल जो बॉडी के रहते थे, जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शरीर से निकलते थे, वो हार्मोन्स लेवल का समय तो निश्चित है। आपके मॉर्निंग की साइकिल, जो नाइट की साइकिल थी, वो साइकिल डिस्टर्ब हो गई। जो पहले रात में 9 बजे सो जाते थे, और आप देखेंगे अभी भी गांव में लोग काफी स्वस्थ रहते हैं, उनका कारण वही है। तो रात में 9-10 बजे के आसपास सो जाते हैं, और सुबह 4-5 बजे उठ के अपने कार्यक्रमों में लग जाते हैं। शहरों का इसके विपरीत हो गया, इसलिए शहरों में हार्ट अटैक पर दिन बढ़ते जा रहे हैं सब। और दूसरी चीज सर, जो न्यूक्लियर फैमिली, एक जो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टर्ब हुआ, जो हिंदुस्तान का था कि परिवार एक बहुत बड़े, यानी दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, इसे एक परिवार की यूनिट माने जाते थे, एक यूनिट में सब होते थे। वो यूनिट घटते घटते अब सिर्फ माँ बाप और बच्चों तक सीमित होती चली जा रही। फिर बच्चे लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं, तो ना तो उनको शरीर में आराम मिलता, ना उनको भोजन सही मिल पाता है, और ना ही उनको मेंटल स्ट्रेस कम होने के कोई कारण बनते। इसलिए दिन पर दिन ये सब चारों पांचों फैक्टर जो सामान्य तौर पे पिछले 30 सालों में नजर आते हैं, उसके कारण से हार्ट अटैक बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपने कहा एक तनाव, जी फिजिकल एक्टिविटी में कमी और प्रदूषण, ये तीन बड़े जी कारण आपको लगते हैं। जी सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर नितिन। जी बोले डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। मैं एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोरोना काल आने की वजह से या कोरोना की वजह से क्या हार्ट अटैक बढ़ गए हैं? देखिए, इसके बारे में अभी कोई 100% जिसको हम कहते हैं साइंटिफिकली प्रूफ, तो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता। बाकी कोरोना काल में हार्ट अटैक उस टाइम जरूर बढ़े हैं, और उस टाइम जो डेथ हुई है, वो अकेले रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ कार्डिक इन्वॉल्वमेंट के साथ भी हुई है। क्योंकि उस टाइम जो कुछ जो ऑटोप्सीज हुई है, पोस्टमार्टम हुई, उसमें ब्लड क्लॉट्स काफी सारे शरीर में पाए गए, जो इटली के बारे में कहा जाता है। तो ये तो निश्चित बात है कि कोरोना काल में तो सभी डेथ जो हुई है, वो रेस्पिरेटरी, कार्डियक और ये सभी इन्वॉल्वमेंट के साथ हुई है। कोरोना काल के बाद की डेथ का अभी डॉक्यूमेंटेशन में तो अभी तक सरकार इस चीज को स्वीकार नहीं कर रही है कि इसके बाद कोई हार्ट अटैक इसके कारण से हो रहे हैं। तो कई बार अखबारों में छप भी रहा है कि साहब जिनको वैक्सीनेशन हुआ उनको हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। मगर इस चीज का कोई ये भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। इसलिए इस मंच पर मैं गलत जानकारी दे करके कि साहब इसके कारण बढ़े हैं, ये नहीं कह सकता। मगर हाँ, ये निश्चित बात है कि कोरोना के बाद लोगों को लंग्स की कैपेसिटी वगैरह कम हुई, तो डेफिनेटली हार्ट की भी कुछ कम हुई होगी। तो जो हार्ट और लंग्स जो हमारे पहले स्वस्थ थे, कोरोना के बाद काफी कुछ उसमें चेंजेज आए, उनकी कैपेसिटी कम हुई है, तो उसकी एक संभावना बढ़ तो जाती है, ये बात निश्चित है। पर सिर्फ कोरोना के कारण ही हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ये कहना अतिरंजित हो जाएगा। डॉक्टर जैन साहब नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने संतुलित जानकारी दी है। मुझे 2-3 प्रश्न पूछना है हार्ट हार्ट के संबंध में। एक तो जैसा कि मूल मतलब मैं समझा कि हार्ट में जो कैपिलरी रहती है और ब्लड का खून का थक्का जम जाना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये मूल मूल कारण है मेरे, है ना। तो इसके हटाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है, या ऐसा मानते हैं। और इमोशनल अटैचमेंट का भी 2 पार्ट है, तो इनका कितना कितना परसेंटेज हमको ध्यान रखना है? क्योंकि मतलब इमोशनली तनाव नहीं हो, उससे खून का थक्का हट जाएगा, ये तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और या नहीं, और दूसरा नहीं, दूसरा मैं खुद दूसरा बढ़ती उम्र में हम ज्यादा पैदल नहीं चल सकते, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते बढ़ती उम्र में, तो इसका क्या निदान? ये मेरे 2 समस्या है।
और तीसरा एक्सटर्नल फैक्टर तो अलग है, प्रदूषण, उसकी तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले मेरी इंटरनल बात है, इमोशनल और फिजिकल एक्टिविटी का परसेंटेज क्या रहेगा। थैंक यू सर। सर देखिए, इमोशनल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्मोन्स के लिए। और इसमें क्योंकि आप खुद भी डॉक्टर हैं, आप खुद भी समझते हैं कि इसमें 2-3 तरह के हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। कुछ अपने एंडोर्फिन्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं हार्मोन्स। जी जी तो हम अवसाद की स्थिति में होते हैं, डिप्रेशन या जिस तरह के अपन बोलते हैं, तो उस टाइम के हार्मोन्स के सीक्रेशन अलग तरह के हो जाते हैं। और जब हम खूब हंसते हुए खिलखिलाते हुए जब हंसते हैं, तो उस टाइम के हार्मोन्स अलग तरह के होते हैं। और जब हम सोशल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होते हैं, ओल्ड एज में हम सोशल एक्टिविटी में तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने कम उम्र के लोगों के साथ तो बैठ सकते हैं, हंस सकते हैं। या फिर हमारे जो थोड़े कम उम्र के लोग जो 50 से 60 के बीच में और 60 से 80 के बीच, तो 50 से 60 वाले भी हमारे 80 वालों के साथ, क्योंकि वो भी धीरे धीरे उसी एज की तरफ आते रहते हैं। तो हमें एक ग्रुप तो बनाना पड़ेंगे, कम्यून टाइप की, सोसाइटी टाइप की, कुछ भी, क्योंकि आदमी सोशल है, सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहकर ही स्वस्थ रह सकता है। और इस चीज को आप अब इसको बहुत अच्छे से देख लें कि जो माँ बाप अकेले रह रहे, जिनके बच्चे बाहर नौकरियां कर रहे हैं, उनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है, और उनके अंदर बीमारियां अकेली हार्ट अटैक ही नहीं, उनको डिप्रेशन भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह, क्योंकि मिनिमम मूवमेंट के कारण बॉडी में जो एक्सरसाइज करना की जो स्पेशलिटी कैपेसिटी है। आप देखिए, पुराने लोग अभी भी काफी चल लेते हैं। गाँव का किसान पूरा 10-10, 5-5 किलोमीटर अपने खेतों पे जाता है। और शहर के आदमी से, यदि मेरे से खुद से भी कहा जाए कि यहाँ से आप 1 किलोमीटर दूर जाके जरा सामान ले आओ, तो सबसे पहले हम स्कूटर की तलाश करते हैं, स्कूटर मिल जाए तो इससे चला जाऊं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी तो सर बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक शरीर को आप चलाओगे फिराओगे नहीं, शरीर के चाहे वो ऑर्गन हार्ट हो, चाहे फेफड़े हो, चाहे तुम्हारे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे सब है, सभी को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जब तक हम हरी चलाएंगे फिराएंगे तभी वो सब मूवमेंट। कहते भी है, बैठे बैठे घर में क्यों जंग लगा रहे हो भैया, थोड़ा चलो फिरा करो, क्यों नहीं बैठे रहते हो। तो डॉक्टर साहब, ये स्ट्रेस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर सभी बीमारियों के लिए, हार्ट अटैक के लिए भी हो, इट इज प्रूवन फैक्ट। मतलब जो आइसोलेटेड लोग रहते हैं, जो डाइवोर्स लोग हैं, या जिनकी पत्नी खत्म हो जाती है, पति खत्म हो जाते हैं, उनमें आप देखिए दिन पे दिन उनकी मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ती है, और बीमारियों का पैटर्न भी एकदम तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि सोशल फैक्टर में यदि आप नहीं रहते हैं सोसाइटी के बीच में, अपने आप को बहुत अकेला और अनुभव करते हैं और अकेले रहने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें आपके जीवन में बीमारियों के रूप में परिलक्षित, जोड़ों की बीमारियों के रूप में भी परिलक्षित होती हैं। ऐसा नहीं अकेला इसी में होती है कि हार्ट अटैक के अलावा तो सभी बीमारियों में सोशल फैक्टर, जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस फैक्टर, जो अपन तनाव वाली बात कह रहे थे, या मानसिक, या जिसको कह सकते हैं। और दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी से तो आप तो बेहतर समझते हैं कि यदि हम नहीं चलते फिरते हैं तो हार्ट अटैक पढ़े लिखे सेडेंटरी लोगों में ज्यादा हो रहा है बनिस्बत के गांव के एक्टिव पॉपुलेशन के अंदर हार्ट अटैक की दर अभी भी कम है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा ये प्रश्न है कि जो हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं तुरंत दिखते हैं कि कुछ दिन पहले भी उसके संभावनाएं समझ में आने लगती है? कि एक चीज है, हर बीमारी के प्रीमोनिटरी सिम्टम्स तो कुछ आने लगते हैं। हार्ट अटैक होने का ये जरूरी नहीं कि कई बार सडनली भी हार्ट अटैक होता है, अगर इस चीज को मान के चलिए कि वो अपने लक्षण कुछ तो पहले से देने लगता है। और जो पहले से लक्षण देने लगते हैं, तो खास करके जैसे हम जीना चढ़ते हैं, थोड़े से पहले जब हम 3 मंजिल चढ़ जाते थे, अब आधे जीने 6 जीने 8-10 जीने चढ़ते सांस फूलने लगी, या थोड़ा सा काम करने में एकदम अनइजीनेस या सांस लेने में तकलीफ होती है, या लेटते हैं तो कई बार लगता है कि हमारे सांस रुक जाएगी तो हमें बैठना पड़ता है, या कई बार लगता है कि यार सामान्य आदमी इतना काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सीने में भारीपन भी बहुत कई बार महसूस होने लगता है, चलने फिरने में सब हमें बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं, इजी फैटिगेबिलिटी, जिसको हम जल्दी थकना बोलते हैं, सीने में भारीपन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, या कंधों में दर्द होना। मतलब हमेशा ये जरूरी नहीं कि कंधों में दर्द हार्ट के कारण ही हो, कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी होता है, कई बार एसिडिटी का दर्द, जिसको हम पेट का एसिड पेप्टिक, उसमें, क्योंकि सर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो सीने का दर्द होता है या कंधे पे दर्द होता है, या ये कई, इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारी आ जाती है उसमें। यानी कई बार कोलिसिस्टाइटिस का पेन भी बिल्कुल हार्ट अटैक जैसा दिखता है, जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, उसमें कभी कोलिस मतलब गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाए, इसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, उसमें भी इसी तरह का दर्द होता है। यदि पेट में पेप्टिक अल्सर है, उसमें भी इस तरह का दर्द होता है। कई बार प्लूराइटिस या फेफड़ों में पानी भर जाए तो उसमें भी इस तरह का दर्द होता है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट पे तो पानी भर जाए, उसमें भी इस तरह के दर्द होते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक बहुत बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है।
तो इसमें कि इस तरह के दर्द होते हैं। बट हाँ, ये निश्चित बात है कि हार्ट अटैक होने के पहले कई बार 90% लोगों में प्रीमोनिटरी सिम्टम्स तो आने लगते हैं, खास करके थकान के रूप में, दिल की हृदय गति अनियमित रूप से बढ़ना घटने के रूप में, या जीने चढ़ने बगलने पे जो हमको थकान होना, या सामान्य तौर पर ठंड में जैसे बाहर निकले तो जकड़न होने लगना, इस तरह कोई सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली मैडम ये हमें एक वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, और इनके बारे में हमको जाकर के कोई भी योग्य चिकित्सक को या कोई भी अस्पताल में जाकर के एक बार अपना परीक्षण जरूर करवाने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अब सर। ये जो आपने बता रहे थे अभी तक मैडम चतुर्वेदी को, इसमें मतलब कोई इसके कोई स्पेशल टेस्ट ईसीजी से कुछ पता चलता है कि कुछ और करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो ईसीजी ही होता है, और ईसीजी से 90 या 95% लोगों के बीमारी के बारे में मालूम पड़ जाता है। ये सबसे आसान टूल है और जो आसानी से हर जगह उपलब्ध भी है, और इससे बहुत कुछ मालूम पड़ जाता है, निश्चित बात है। बाकी ईसीजी से जैसे कंफर्म नहीं होता है तो फिर हम इसके आगे स्ट्रेस टेस्ट, टीएमटी जिसको बोलते हैं, इसमें मशीन, व्यक्ति को हम मशीन पे दौड़ने के लिए बोलते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। उसमें धीरे धीरे उसकी मशीन की स्पीड और एंगल बढ़ाते जाते हैं, हार्ट पे लोड डालते हैं, और उसमें फिर हार्ट की गति, ब्लड प्रेशर का करना बढ़ना घटना, वो सबको देखते हुए उससे भी निकालते हैं। फिर एक इको, आजकल बहुत आसान हो गया इको कार्डियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, 2D इको कार्डियो, कलर और कलर डॉपलर। उससे बहुत जल्दी हार्ट के बारे में जो भी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स है, उनमें कोई वाल्व में कोई खराबी तो नहीं है, हार्ट के मूवमेंट, रीजनल वॉल मोशन किस तरह का है, और एजिक्शन फ्रैक्शन कितना है, तो इससे मालूम पड़ता है। फिर उसके आगे के इन्वेस्टिगेशन, आज कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, जो फिर जब डॉक्टर को लगता है कि वी हैव टू गो फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी से भी फिर आजकल हार्मोन्स टेस्ट या इनको एंजाइम टेस्ट बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई है, CPKMB है, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनके बारे में हम जांच कर करके हार्ट के बीमारी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि ये हार्ट का कंफर्म। मैं प्रकाश शर्मा हूँ, आगरा से हूँ। मेरा प्रश्न ये था सर, डॉक्टर साहब, जैसे अगर लगता है किसी को इस तरह के सिम्टम्स हैं हार्ट प्रॉब्लम वाले, तो हम प्रिकॉशनरी उन्हें क्या मेडिसिन दे सकते हैं हॉस्पिटल तक या डॉक्टर तक जाने के पहले? ऐसी कोई मेडिसिन बता दें आप तो बेटर रहेगा सर। हाँ, देखिए, यदि पेशेंट को कोई अल्सर की बीमारी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें कि यदि पेशेंट को कोई अल्सर है, तो यदि अल्सर की बीमारी नहीं तो पेशेंट को तुरंत एस्प्रिन की गोली जो रहती है, तो एस्प्रिन की गोली तुरंत दे दें उसको। यदि आसपास यदि कोई उपलब्ध है, यदि डॉक्टर वगैरह, तो एक ईसीजी जरूर उससे तुरंत करवा लें। और यदि ईसीजी में कुछ खराबी है तो एक इंजेक्शन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन आजकल सामान्य तौर पे हर जगह उपलब्ध है, छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक, तो वो डॉक्टर वो तुरंत इंजेक्शन लगा देता है। और यदि छोटा मोटा सेंटर जो है और वहां पर ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं भी हैं, तो एस्प्रिन तो आपको तुरंत ही दे देना है। यदि किसी वो, यदि ब्लड प्रेशर का मरीज ऑलरेडी है, और यदि ब्लड प्रेशर घर में, आजकल तो मैनुअल ब्लड प्रेशर घर पे, डिजिटल ब्लड प्रेशर के रूप में सब जगह इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, तो यदि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो यदि उससे बीपी एक बार चेक कर ले, और यदि बीपी बढ़ा हुआ है और वहां आसानी से आजकल एटेनोल या एम्लोडिपिन गोली जो है आसानी से उपलब्ध है, ये गोली दे सकते हैं। कई बार घर के आसपास में भी कई बार ब्लड प्रेशर के घर के अंदर ही मरीज होते हैं, उनकी गोली भी यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तभी दें। तो ब्लड प्रेशर लो में यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगी, गोली नहीं, नुकसान होने की संभावना है। बट एस्प्रिन आसानी से दी जा सकती है। यदि डाइजिन वगैरह उपलब्ध है तो वो भी दे सकते हैं, और सबसे सॉर्बिटेट आसानी से उपलब्ध रहती है, सॉर्बिटेट दे सकते हैं। ये 2-3 दवाई ऐसी हैं। बाकी यदि कोई आसपास क्लिनिक है तो उनके पास जाकर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन एक सिंगल लोडिंग डोज दे सकते हैं। और यदि वहाँ यदि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज की सुविधा उपलब्ध है, और ईसीजी में यदि हार्ट अटैक आ रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं कि जितने जल्दी हो सके स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज लग जाए, तो वो छोटे छोटे सेंटर में भी यदि लग जाता है तो आगे हार्ट के डैमेज जो कोरोनरीज के द्वारा होता है उससे बचा जा सकता है। तो उस टाइम पे छोटा सेंटर पे भी यदि स्टेप, या भी यदि आपको ये बताने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आजकल एम्स वगैरह में नर्स वगैरह इतनी ट्रेनिंग है कि लोग घर जाते हैं और यदि उनके ईसीजी में हार्ट अटैक है तो वो रास्ते में, एम्बुलेंस के रास्ते में, या मरीज को घर पे ही थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज या टिमिज, आजकल और नए नए टिनिपेज आ गए हैं, तो ये सब तुरंत लगा देते हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मरीज 80 से 90% उसकी कोरोनरी से जो डैमेज होने वाला था हार्ट अटैक के कारण, उस कम हो जाता है। सर, इसमें जैसे आपने बताया एस्प्रिन और सॉर्बिट्रेट दोनों एक साथ भी दे सकते हैं? यस सर, सॉर्बिट्रेट जीप के ऊपर रखी जाती है और एस्प्रिन को रखा जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार अश्विनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, ये सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी अबाउट दैट। डॉक्टर साहब, मेरा एक प्रश्न ये है कि
मैं 61 का हो गया हूँ इस टाइम, और मैं बैडमिंटन खेलने का मेरे को शौक है। बीच में 3-4 साल सर्जरी के कारण मैं नहीं खेल पाया, तो मैं खेलने जाता हूँ। और हैवी हूँ मैं काफी, मेरा वेट भी हैवी है, बट फिर भी मेरे को शौक है खेलने का, तो मैं जाता हूँ। पर 3-4 जब खेल लेता हूँ तो मेरी हालत काफी मतलब खराब हो जाती है, मतलब लंबी। फिर कई बार मैं रुक भी जाता हूँ और बोल देता हूँ कि भाई, कई बार गेम भी बीच में छोड़ देता हूँ। इज दैट ओके एट एज ऑफ 61? एंजॉय देखिए करता खेल, हूँ, फिर स्वेटिंग आती है, मेरे को अच्छा करता है, लगता है। नहीं नहीं, देखिए मैं वही वाली शुरू में चल रही थी, और तो उसमें यही है कि फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत जरूरी है, हार्ट के लिए भी, फेफड़ों के लिए भी, और शरीर के जॉइंट्स के लिए भी। तो आपका खेलने को मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, बट जैसा कि आपका कहना है कि एकदम थकान हो जाती है, एकदम से घबराहट होती है, या कुछ भी थकने लगते हैं, तो बेहतर है रेस्ट ले लें, ब्रेक कर लें। तो यार मेरे आप बस इतना, आप थोड़ा रेस्ट लेके दोबारा रेस्ट लेके खेल लें, क्योंकि उस बीच में यदि कोरोनरीज में प्रॉब्लम भी है तो उससे कोई, देखिए रेस्ट, एंजाइना का पेन भी होता है तो रेस्ट के साथ चला जाता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए उसमें नहीं, रेस्ट करना बेहतर है, वो अकलमंदी है रादर आय अच्छा। से। ये वाइज डिसीजन है कि बैठ जाए, ब्रेक ले कि भाई मैं थोड़ा अब हट रहा हूँ, तुम लोग खेलो। तो और दिस इज मैं द। रेगुलरली, वैसे मेरा TMD वगैरह टेस्ट भी हर 2-3 साल में होता है यहाँ पर, रेगुलर कराते ही हैं। एक मेरे हार्ट में जब भी ECG आता है तो इट शोज कि मेरा हार्ट, मतलब कि भी ECG हमेशा गलत आता है। एंड जो स्पेशलिस्ट है, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो ये कहते हैं कि भी आपके हार्ट की जो शेप है ना, इसके कारण वो हमेशा ECG गलत शो करता है, दिखाता है कि भी हार्ट अटैक हुआ है, कहते हैं, जबकि रियलिटी में नहीं है। ऐसा भी कुछ होता है क्या? जी सर, ये होता है, बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का होता है। ईसीजी में कई बार लगातार टी इन्वर्जन या बंडल ब्रांच ब्लॉक पैटर्न आता रहता है। वो आपको लगता है बंडल बंडल ब्रांच ब्लॉक बीबी आरबीबी या एलबीबी आता होगा उसमें डेफिनेटली, क्योंकि ओबिसिटी के कारण से कई बार हार्ट की पोजीशन जो रहती है तो काफी अंदर की तरफ हो जाती है, और फैट्स वगैरह आपके बाहर की तरफ रहते हैं चर्बी के कारण से, तो उसमें ईसीजी में चेंजेस इंफीरियर वॉल में आ जाते हैं। तो सामान्य तौर पे आदमी को लगे हार्ट के दर्द है, पर चूंकि आपका टीएमटी भी हो चुका है और इसके साथ आप बीच बीच में इको वगैरह सब करा रहे हैं, और इन सब में चूंकि नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हार्ट जो ओबेसिटी के कारण से हार्ट का डिस्टेंस पेरीफेरी से अंदर की तरफ चला गया, यूं कहने के अंदर, इसलिए ईसीजी में चेंज आते हैं। कई बार होता है, कई मरीजों के साथ होता है, बट चूंकि रेगुलर थैंक यू डॉक्टर ईसीजी साहब। होते रहने से वो इसलिए नॉर्मल फिनोमिना। बट जो आप ब्रेक लेते हो खेलते खेलते, वो वाइज डिसीजन है रादर देन के कंटिन्यूइंग करने को उसको, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। क्योंकि वो आप, हाउ इज द ओल्ड यू आर? 61। 61 बोला, 61। तो क्या होता है, जॉइंट्स वगैरह भी थोड़े से इन्वॉल्व होने लगते हैं ना अपने शरीर के, और अकेला हार्ट ही नहीं होता, लंग्स वगैरह की कैपेसिटी भी 60 साल तक अपन सांसें लेते लेते, गहरी प्रदूषण खींचते खींचते थोड़े तो बीमार हो ही जाते हैं सब चीजें। इसलिए थोड़ा रेस्ट लेना, ब्रेक लेना ज्यादा बेहतर है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, वो एक्चुअली जो एक एथलेटिक हार्ट होता है, कार्डियक हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो सर आप इसको कैसे देखते हो? एज अपन प्रोफाइलेक्टिक इसको कंसिडर कर सकते हैं क्या? जो भी कार्डियक डिसीज या हार्ट अटैक का अक्रेंस है, अगर कोई पर्सन रिपीटेडली एक्सरसाइज करके अपना उस कंडीशन में ले जाता है हार्ट को, तो मतलब इसके देखिए प्रो एंड कॉन्स क्या सर लगते हैं आपको? इसमें, सॉरी पे, ये हाइप जो आप एथलेटिक हार्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जी सर। एथलेटिक लोगों की जो हार्ट रेट रहती है, दो चीजें रहती हैं, एक हार्ट रेट और एक हार्ट। हार्ट रेट जो यस। रहती है एथलेटिक्स की हमेशा कम रहती है, यानी यस सर। सामान्य व्यक्ति से 1 किलोमीटर चलने पे या दौड़ने पे यदि हार्ट रेट 200 पहुंचती है, 180 पहुंचती है, तो एथलीट वाले हार्ट की पहुंच उसकी 80 120 ही आएगी, 100 80, यानी एथलेटिक हार्ट जो है हमेशा कम धड़कता है, यानी यस सर। नॉर्मल हार्ट से ब्रेडिकार्डिया की तरफ रहता है। और वो हार्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना कम हार्ट तेज तेज चलेगा, उतने हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ती रहे। इसलिए डायस्टोल वाली जो बात होती है, तो डायस्टोल यस को सर। सब मिल जाता है। और यदि तेज हृदय गति होती है तो डायस्टोल कम होता है, तो हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होती है, इसलिए हार्ट अटैक ज्यादा हार्ट रेट वालों को ज्यादा होते हैं, कम हार्ट रेट वालों को हार्ट अटैक भी कम होते हैं। रही बात हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट, तो हाइपरट्रॉफी को भी 2-3 क्लासिकल डिवीजन में बांटा जाता है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ जैसे इस तरह के आती है, एचओसीएम होता है। तो ये हाइपरट्रॉफी हार्ट के लिए एक लिमिट तक तो हार्ट उसको सहन करता है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पर एक स्टेज के बाद जो है दी हार्ट और ज्यादा हाइपरट्रॉफी में जाता है, तो हार्ट के काम करने की शक्ति कम हो जाती है। फिर से आप समझ लें, यस सर। एक लिमिट तक तो हार्ट की, जैसे मसल्स का भी रहता है ना, कई बार आपने देखा हो बॉडी मसल्स लोग बनाते हैं, बॉडी बिल्डर लोग, एक लिमिट तक तो उनकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी ठीक रहती है,
और कुछ समय के बाद यदि उसको और ज्यादा कोई, तो आप मसल रप्चर आपने सुना होगा, तो मसल फट Yes, गई, sir. मरीज हेवी एक्सरसाइज कर रहा था या वेट लिफ्टिंग कर रहा था और वो एक्सपायर हो गया या उसकी पाँव की नस फट गई है, तो ये सब चीजें हार्ट के साथ भी एप्लीकेबल है। एक लिमिट तक हाइपरट्रॉफी तो एक्सेप्टेबल है, बट एक लिमिट के बाद हार्ट को और ज्यादा हाइपरट्रॉफी की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जितना जितना हाइपरट्रॉफी होगी उतना उतना मसल मास बढ़ता जाएगा और हार्ट के अंदर की जो ब्लड इकट्ठा करने की जो कैविटी रहती है, उस कैविटी की जगह कम होती चली जाएगी। तो उससे Yes, sir. हार्ट सप्लाई कम होने के साथ साथ हृदय रोग, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और भी 4-5 बीमारी है, डायलिटेशन ऑफ हार्ट जिसको बोलते हैं, कार्डियक डायस्टोल, और इस तरह की चीजें ज्यादा होने की संभावना। इसलिए हाइपरट्रॉफी हार्ट एक लिमिट तक ठीक है, उसके आगे इट इज हैजार्डस। कई बार Yes, sir. कार्डियक रप्चर होता है, कई बार कार्डियक में टेंडन जो रहते हैं टेंडनी रप्चर बोलते हैं, कई बार वाल वगैरह जो रहती है, कई बार मसल्स टियर आ जाती है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी कर लेने से नुकसान होने की संभावना भी बढ़ती चली जाती है। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। डॉक्टर साहब, ये जो एक बोलते हैं आर्टियल फाइब्रेशन और दूसरी एट्रियल कार्बोरेट डिसीज, इनके बीच में क्या संबंध है? क्या है? ये है क्या एक ही चीज है कि कुछ नहीं सर, ये अलग थोड़ा अलग है। यानी हार्ट की यूं समझ लें कि एक अपने पाइप की नलियां हैं, ये पानी की सप्लाई है, और एक अपने बिजली की सप्लाई है। इसको यूं समझे, जैसे घर में हमारे बिजली की सप्लाई अलग चीज, करंट ट्रांजैक्शन अलग है, और पानी की सप्लाई जो पाइपों से आ रही वो अलग है। तो जो हार्ट अटैक की जब हम बात करते हैं तो हम कोरोनरी ये पाइपलाइन की बात करते हैं, शरीर की खून की नसें जो रात रात के, जब हम एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लवर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर, ये जो बीमारी कंडक्शन सिस्टम यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो बॉडी में होता है जैसे घरों में, वैसा हार्ट में भी एक कंडक्शन सिस्टम काम करता है, जो कि जो वहां से ऐसे नोड से ए बी नोड से परकिंजी फाइबर, इस तरह का उसका चलता रहता है। तो इसमें जब हार्ट अनियमित गति से बहुत तेज धड़कने लगता है तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन के रूप में होता है। यदि वेंट्रिकल, ये एट्रियम जब फिब्रिलेशन करेगा, जब वेंट्रिकल करेगा तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, और यदि इसके आगे हार्ट रेट 160, 140, 180 तक टैकीकार्डिया रहेगा, 200 के ऊपर जाता है फ्लट, तो एट्रियल फ्लटर फिब्रिलेशन इस तरह से होता है। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में भी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फ्लटर, ये मगर टैकीकार्डिया को तुरंत ठीक करना जरूरी होता है, और एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह की दवाई आजकल बहुत अच्छी आ गई हैं। और कंडक्शन सिस्टम के लिए भी यदि बहुत ज्यादा बार बार पीएटी या उसमें एसबीएटी में जाता है व्यक्ति, पीएसबीटी में, तो उसमें आजकल रेडियो एब्लेशन फ्रिक्वेंसी टेक्निक होती है, जिससे कि जहाँ से ये डिपोलराइजेशन बार बार जो होता है वो वहां से उस पॉइंट को खत्म कर दिया जाता है। तो आजकल बहुत अच्छी फैसिलिटी, मतलब नॉन इन्वेजिव टेक्निक जो आ गई हैं, उससे बहुत सारी बीमारियों पे काफी कुछ अच्छा कंट्रोल आ गया है। खास करके जो हार्ट के अंदर छेद होते हैं, वीएसडी हैं, एएसडी हैं, इस तरह के जो है उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे एंडोस्कोप, जैसे पेट के लिए आ गए वैसे ही कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हुए और ये सब चीजें कर ली जाती हैं। एंजियोग्राफी के साथ आजकल एंजियोप्लास्टी के रूप में जाकर के इस तरह से बहुत सारे डिफेक्ट्स को रिपेयर किया जाता है।